हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 12वीं व्यावसायिक अर्थशास्त्र पाठ 1 से अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था के प्रकार को दो भागों में बांटा गया है, नियंत्रण के आधार पर और विकास स्तर के आधार पर। नियंत्रण के आधार पर मैं पहले आपको इस वीडियो में समझा चुकी हूँ। आज हम विकास के स्तर के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार को पढ़ेंगे। शुरू करते हैं विकास के स्तर के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। नंबर 1, अविकसित या पिछड़ी अर्थव्यवस्था। अविकसित या पिछड़ी अर्थव्यवस्था से आशय उस देश की अर्थव्यवस्था से है जहाँ के लोगों का जीवन स्तर बहुत नीचा हो, बेरोजगारी तथा गरीबी अधिक हो, शिक्षा का अभाव हो तथा नागरिकों को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं होती हो। ऐसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास के कार्यक्रमों का नितांत अभाव रहता है। अर्थव्यवस्था अधिकांशतः कृषि पर निर्भर करती है। जीवनोपार्जन के साधनों की कमी पाई जाती है, उद्योगों का अभाव रहता है तथा देशों में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का पूरा विदोहन नहीं होता है। निर्यात नहीं के बराबर होते हैं, आयात अधिक होता है तथा जनसंख्या का घनत्व अधिक रहता है। नंबर 2, अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था उस देश की अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा पश्चिमी यूरोप के देशों की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की तुलना में कम है, किंतु पिछड़े या अविकसित देशों की तुलना में अधिक है और जहां प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों का पूरा विदोहन नहीं हो पा रहा है। ऐसे देश के विकास की ओर अग्रसर तो हैं, किंतु उनके विकास की गति धीमी होती है। अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था की दशा में कृषि की प्रधानता, प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों का अल्प उपयोग, पूंजी निर्माण का निम्न स्तर, आय तथा संपत्ति के वितरण में असमानता, औद्योगिक पिछड़ापन, अल्प रोजगार, कच्चे माल का अधिक निर्यात व पक्के माल का आयात, बैंकिंग सुविधाओं का अपर्याप्त विकास, जन्म दर व मृत्यु दर का ऊंचा होना, जनाधिक्य, अकुशल श्रम का बाहुल्य, उत्पादन की पुरानी टेक्नोलॉजी, तकनीकी शिक्षा की कमी, क्षेत्रीय असंतुलन, गरीबी आदि बातें पाई जाती है। भारत की अर्थव्यवस्था इसी श्रेणी में आती है। नंबर 3, विकसित या उन्नत अर्थव्यवस्था। विकसित या उन्नत अर्थव्यवस्था का आशय ऐसे देश की अर्थव्यवस्था से है जो अपने नागरिकों की भोजन, कपड़ा, मकान आदि की आवश्यकताएं सरलता से पूरा कर सकते हैं, जहां गरीबी तथा बेरोजगारी नियंत्रित रहती है, जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अधिक होती है, लोगों का जीवन स्तर उन्नत होता है, सामान्य एवं तकनीकी शिक्षा का काफ़ी विकास हो चुका रहता है, औद्योगिक विकास प्रचुर मात्रा में होता है, पूंजी निर्माण की गति तेज होती है, पक्के माल का निर्यात तथा कच्चे माल का आयात अधिक होता है, उत्पादन की नवीन टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, आय तथा संपत्ति के वितरण में असमानता नहीं होती है, कुशल श्रम शक्ति का बाहुल्य होता है तथा जनसंख्या नियंत्रित रहती है। विश्व बैंक विकास रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर इन्हें निम्न वर्गों में विभक्त किया गया है। नंबर 1, निम्न आय वाले देश, मध्यम आय वाले देश और नंबर 3, उच्च आय वाले देश। आगे हम नियंत्रित, स्वतंत्र तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर पढ़ेंगे। सबसे पहले अंतर के आधार में दे रखा है आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण। नंबर 1 पॉइंट है ये।
नियंत्रित अर्थव्यवस्था में हम ये लिख सकते हैं, आर्थिक क्रियाओं पर सरकार या केंद्रीय सत्ता का पूरा नियंत्रण रहता है। स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था में हम लिख सकते हैं, आर्थिक क्रियाओं पर बाजार की शक्तियों का नियंत्रण रहता है। नंबर 3, मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम लिख सकते हैं, आर्थिक क्रियाओं पर बाजार की शक्तियों का प्रभाव होता है, किंतु इन पर सरकार का नियंत्रण और नियमन रहता है। दूसरा पॉइंट है आर्थिक निर्णय। आर्थिक निर्णय में सबसे पहले हम नियंत्रित अर्थव्यवस्था में लिखेंगे, सामाजिक कल्याण को केंद्र में रखकर आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में लिखेंगे, अधिकतम लाभार्जन को केंद्र में रखकर आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में लिखेंगे, सामाजिक कल्याण तथा लाभार्जन दोनों को ही ध्यान में रखकर आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। नंबर 3 है उपभोक्ता की स्थिति। सबसे पहले हम नियंत्रित अर्थव्यवस्था में लिखेंगे, उपभोक्ता की सार्वभौमिकता का अभाव रहता है, केंद्रीय सत्ता द्वारा निर्धारित माल की ही उपभोक्ता को खरीदना पड़ता है। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में लिखेंगे, उपभोक्ता की सार्वभौमिकता कायम रहती है, अपनी पसंद के अनुसार उपभोक्ता माल खरीदने के लिए स्वतंत्र होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में लिखेंगे, उपभोक्ता की सार्वभौमिकता बनी रहती है, किंतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति सुनिश्चित करती है। नंबर 4 पॉइंट है संसाधनों पर नियंत्रण। नियंत्रित अर्थव्यवस्था में लिखेंगे, संसाधनों का नियंत्रण सरकार के हाथों में रहता है तथा सरकार ही निर्णय करती है कि बाजार में विक्रय किस मूल्य पर किया जाए। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में लिखेंगे, संसाधनों पर नियंत्रण लोगों के हाथों में रहता है, माल तथा सेवा की कीमत का निर्धारण बाजार द्वारा ही होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में लिखेंगे, संसाधनों पर नियंत्रण सरकार तथा लोगों दोनों का होता है, कीमत का निर्धारण बाजार द्वारा होता है, किंतु आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर सरकार का नियंत्रण रहता है। नंबर 5 पॉइंट है आर्थिक क्रियाओं पर प्रभुत्व। नियंत्रित अर्थव्यवस्था में लिखेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व आर्थिक क्रियाओं पर रहता है। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में लिखेंगे, निजी क्षेत्र का प्रभुत्व आर्थिक क्रियाओं पर रहता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में लिखेंगे, आर्थिक क्रियाओं पर प्रभुत्व सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों का रहता है। आगे हम अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम केंद्रीय समस्याओं का क्या आशय है ये पढ़ेंगे। विकास के लिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था को कुछ बुनियादी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अर्थात कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं जिन्हें अर्थव्यवस्था के कार्य की संज्ञा दी जाती है। इन्हें ही हम अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कह सकते हैं। प्रोफेसर सैमुएलसन के अनुसार ये समस्याएं निम्नलिखित है। नंबर 1, किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाना चाहिए, अर्थात क्या व कितना उत्पादन किया जाए। नंबर 2, उनका उत्पादन किस प्रकार किया जाए या कैसे किया जाए। नंबर 3, वस्तुओं का उत्पादन किन के लिए किया जाना चाहिए, दूसरे शब्दों में उत्पादों का वितरण कैसे किया जाता है। इन समस्याओं का हम विस्तृत विश्लेषण निम्न प्रकार कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट है, क्या उत्पादन किया जाए या किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। यह तो सर्वविदित है कि मनुष्य की इच्छाएं असीमित है, जबकि साधनों की उपलब्धि सीमित होती है। इच्छाओं की असीमितता और साधनों की सीमितता के कारण एक अर्थव्यवस्था का सर्वप्रथम कार्य यह निर्णय लेना है कि उपलब्ध साधनों का किन वस्तुओं के उत्पादन में आवंटन किया जाए। इस आवंटन कार्य में अर्थव्यवस्था का कार्य उपभोक्ता की आवश्यकता की प्राथमिकता को ध्यान में रखना है, क्योंकि सीमित साधनों से मनुष्य की असीमित इच्छाओं की पूर्ति नहीं की जा सकती।
अतः अर्थव्यवस्था की पहली समस्या यह निर्णय करना है कि किन वस्तुओं का उत्पादन करना है और किन वस्तुओं के उत्पादन को छोड़ना है। प्राथमिकता के आधार पर जब अर्थव्यवस्था उत्पादन क्षेत्र का निर्णय कर लेती है तो एक पूरक समस्या उत्पन्न होती है कि इन उत्पादन क्षेत्रों में कितनी मात्रा का उत्पादन किया जाए। इस समस्या का समाधान करते समय नंबर 1 साधनों की उपलब्धता, नंबर 2 मांग का आधार, नंबर 3 उत्पादन तकनीकी, नंबर 4 सामाजिक प्राथमिकता को ध्यान में रखा जाता है। किसी क्षेत्र में कितना उत्पादन किया जाए, इस केंद्रीय समस्या को अवसर लागत एवं उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से समझा जा सकता है। अवसर लागत तथा उत्पादन संभावना वर्ग को हम आगे विस्तार पूर्वक समझाएंगे। नंबर 2 पॉइंट है उत्पादन कैसे किया जाए। क्या और कितना उत्पादन किया जाए, यह निर्धारण हो जाने के बाद अर्थव्यवस्था की अगली समस्या है उत्पादन कैसे हो। इस समस्या में तकनीक का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्पादन पूंजी प्रधान तकनीक से हो अथवा श्रम प्रधान तकनीक से हो। इस समस्या का समाधान साधनों की उपलब्धि और उनकी उत्पादकता पर निर्भर करता है। इस प्रकार वस्तुओं की उत्पादन की अनेक स्थापन तकनीकों में से उस तकनीक का चुनाव किया जाएगा जो उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम प्रयोग करते हुए अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सके। प्रत्येक प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पत्ति के साधन सीमित पाए जाने के कारण उत्पादन की कुशलता वांछनीय तथा आवश्यक होती है। अकुशल उत्पादन की दशा में उत्पत्ति की मात्रा कम और उत्पादन लागत अधिक होती है। अतः साधनों का एक ऐसा संयोग या अथवा उत्पादन की वह तकनीक अर्थव्यवस्था के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगी जिसमें उत्पादन की मात्रा अधिकतम हो और उत्पादन लागत न्यूनतम हो। इस उद्देश्य की सफलता उत्पत्ति के विभिन्न साधनों की पूर्ति तथा उनकी कीमत पर निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था में जब उपलब्ध साधनों का कुशलतम उपयोग होता है तब सबसे अधिक उत्पादन की संभावना रहती है। यदि उपलब्ध साधनों का कुशलतम उपयोग नहीं हो रहा हो या वे आंशिक रूप से निष्क्रिय हो तो यह प्रयास करना आवश्यक हो जाएगा कि उपलब्ध साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो। इसके लिए उत्पत्ति के साधनों, श्रम, पूंजी व भूमि के आवंटन में संशोधन करना आवश्यक हो जाएगा। नंबर 3 पॉइंट है उत्पादन किसके लिए किया जाए या उत्पादन का वितरण। क्या, कितना और कैसे उत्पादन किया जाए, इस बात का निर्धारण करने के बाद प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने यह मुख्य समस्या उत्पन्न होती है कि कुल उत्पादन का वितरण समाज के विभिन्न घटकों व समुदायों में किस प्रकार किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को वितरण इस प्रकार करना चाहिए ताकि वह समाज में न्याय स्थापित कर सके। दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था में यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कुल राष्ट्रीय संपत्ति का श्रमिकों, उत्पादकों, परिवारों, सरकार आदि घटकों में बंटवारा किस प्रकार किया जाए। इस प्रकार अर्थव्यवस्था समाज के प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय उत्पादन में न्यायोचित हिस्सा दिलवाने का आधार प्रदान करती है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वितरण की नीति समाज में कल्याण के स्तर को निर्धारित करती है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय उत्पादन का वितरण कैसे होना चाहिए। इसके निम्नलिखित आधार गिनाए जाते हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय उत्पादन में से समाज के सभी वर्गों को समान अंश प्राप्त हो अर्थात वितरण समानता के आधार पर किया जाए। नंबर 2 पॉइंट प्रत्येक व्यक्ति से उसकी योग्यता के अनुसार काम लिया जाए और उनकी आवश्यकता के अनुसार उसे काम दिया जाए, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने सुझाव दिया था। निसंदेह राष्ट्रीय उत्पादन के वितरण का यह सिद्धांत आदर्श कहा जाएगा, किंतु इस सिद्धांत की अनेक कठिनाइयों के कारण इसे लागू करना व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता। नंबर 3, एक आधार यह भी हो सकता है कि कुल उत्पादन में से प्रत्येक वर्ग को ठीक उतना अंश मिलना चाहिए जितना उसने राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान किया है।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रीय उत्पादन के वितरण का यह एक न्यायपूर्ण आधार है कि प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय उत्पादन में से अपने योगदान के अंश के बराबर आय प्राप्त हो। प्राय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय उत्पादन के वितरण के लिए इसी आधार को अपनाया जाता है, परंतु यह सिद्धांत ऊपर से न्यायपूर्ण दिखाई देने पर भी व्यवहार में असमानता को जन्म देता है। फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पादन अथवा आय के वितरण में बहुत अधिक असमानता पाई जाती है। वास्तव में राष्ट्रीय आय के वितरण की समस्या आज भी अर्थशास्त्रियों के सामने एक गंभीर विवाद का विषय बना हुआ है। समस्या यह है कि न्याय तथा औचित्य की दृष्टि से राष्ट्रीय आय के वितरण का एक समान आधार श्रेष्ठ होते हुए भी कार्य के लिए प्रेरणा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि वितरण के न्याय तथा औचित्य पहलुओं को उत्पादन के प्रेरणा पहलुओं से जोड़ा जाए, ताकि आय के वितरण में न्यायशीलता लाने के साथ साथ उसके उत्पादन में प्रेरणा के प्रति कोई कमी नहीं आने पाए। इस प्रकार का एक संतुलित निर्णय प्रत्येक अर्थव्यवस्था को लेना आवश्यक है। आगे की वीडियो में हम आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे।